हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं। डेफिनेशन ये है आपके पास। द जनरल इक्वेशन इज पी नोट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन पी टू डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस पी एन वाई इक्वल टू एक्स। दिस इज दी वन। ये जो वन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हेयर x is function of x only and p naught p1 up to pn are constants। तो ऐसी इक्वेशन जो इस टाइप से लिखी जाए उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि पी नोट पी वन पी टू पी एन सारे क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। दूसरा, यहाँ पर जो y और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है y का, वो सारे लीनियर हैं, यानी कि डिग्री 1 है। तो इसलिए यहाँ पर और y और डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाइड टुगेदर नहीं है। तो दीज कंडीशंस मेक्स इट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो नोट के रूम में यहाँ लिख सकते हैं आप नोट क्या है? फर्स्ट, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स occur only in the first degree। इट मीन जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है dy बाई डी एक्स, वो फर्स्ट डिग्री में आपका यहाँ पर क्या होगा? अकर करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सेकंड जो कंडीशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल and its differential coefficients are not multiplied together। that is, कोई भी इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड ना हो डी एन वाई बाई डी एक्स इस टाइप से, यानी कि आपके पास जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाइड टुगेदर ना हो। थर्ड कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर या जो डी एन वाई बाई डी एक्स एन है या वाई कोफिशिएंट्स आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। जितने भी कोफिशिएंट हैं यानी कि पी नोट पी वन पी टू पी एन सारे क्या हैं? कॉन्स्टेंट। फोर्थ, जो सॉल्यूशन की बात करें, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? जो सॉल्यूशन हो इस टाइप की इक्वेशंस का वो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन इज, कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
प्लस पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये सॉल्यूशन होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी एफ प्लस के पी आई, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ है जो हेयर सी एफ इन्वॉल्व्स एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स where pi does not involve any arbitrary constant, यानी कि जो सी एफ है उसमें एन क्या शो करता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, जितने का ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने ही ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इन्वॉल्व करेगा। और पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इन्वॉल्व नहीं करेगा। और एक नोट क्या कह सकते हैं यहाँ पे, नोट जो पी आई है पर्टिकुलर इंटीग्रल अपीयर्स ड्यू टू, ये किसकी वजह से ऐड हुआ, ड्यू टू एक्स, किसमें, इन इक्वेशन 1 में। जो इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड में एक्स लिखा हुआ है, ये पी आई उसकी वजह से आया। अदरवाइज अगर राइट हैंड साइड में क्या आपके पास 0 है तो हमारे पास पी आई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ सी एफ से काम चल जाएगा हमारा। इफ़ वन डज नॉट इन्वॉल्व x, then pi not required for solution of 1। यानी कि अगर राइट हैंड साइड में एनी फंक्शन ऑफ एक्स है तब तो हमें पी आई चाहिएगा, अगर राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 है तब हमें इसकी पी आई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वर्किंग रूल कैसे लिखें इसका, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये वर्किंग रूल सीख लेते हैं एक बार। इसका इक्वेशन ये है कि पी नोट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन हमारे पास ये है। और मान लो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा सी एफ प्लस पी आई। अब पी आई पता है आपको ये किस वजह से है, इस एक्स की वजह से है। तो मान लो कि इसको ऐसे लिख लो आप, पी नोट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी एन वाई इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना। देन ओनली सी एफ इज रिक्वायर्ड, सी एफ रिक्वायर्ड है। देन व्हाट इज द वर्किंग रूल फॉर दिस सी एफ। तो अब आपको ये देखना वर्किंग रूल सी एफ के लिए। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, गिवन द इक्वेशन जो भी आपके पास होगी, गिवन द इक्वेशन पी नोट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी एन वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। उसके बाद क्या कह सकते हैं आप इसमें, पुट या राइट जो भी है आपके पास, डी बाई डी एक्स को हम क्या राइट कर सकते हैं, डी कैपिटल, और डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर। ठीक है जी। और डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, डी क्यूब, एंड सो ऑन। डी एन बाई डी एक्स एन को क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू डी एन, ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, दिस इज दिस इक्वेशन 1। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, पी नोट डी एन वाई प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई
एंड सो ऑन पी एन वाई दिस इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करके कैसे लिख सकते हैं, पी नोट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस प्लस पी एन और ओवरऑल वाई बार निकाल लिया दिस इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको इसको करना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप टू में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशंस 2 की। ये इक्वेशन 2 बन गई आपके पास। राइट दी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये नया कंसेप्ट आपके लिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगी कैसे लिखते हैं और क्या होती है ऑक्सिलरी। तो ये जो y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, y का जो ये कोफिशिएंट है, इसको पुट इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर दो। यानी कि जो यहाँ पर पी नोट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू एंड सो ऑन पी एन इक्वल टू 0। तो ये जो y का कोफिशिएंट था इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो इट इज़ नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। आप इसको d में भी लिख सकते हैं और आप इसको d की जगह m भी बना सकते हैं। यानी कि आप इस थोड़ा कन्फ्यूजन से बचना चाहेंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, एम एन प्लस के पी वन एम एन माइनस वन प्लस पी टू एम एन माइनस टू एंड सो ऑन पी एन इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 मिल गई है आपकी, और यहाँ पर ये पता है आपको कि इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है जो वो कितना है, n ऑर्डर का है, या डिग्री कितनी इसकी n है इस इक्वेशन के। तो इसके पास कितने रूट होंगे, n रूट होंगे, यानी कि जितना ऑर्डर उतने रूट्स। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे आप, जैसा अलजेब्रा में आपने सीखा है। तो स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 3 सॉल्व फॉर डी या और m कह लीजिए, ठीक है। मान लो जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है जो आपने अलजेब्रा में करनी सीखी, सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन और अदर मेथड से आप इसको कर सकते हैं। मान लेते हैं लेट इट हैज़ n सॉल्यूशन, क्योंकि n ऑर्डर है तो n सॉल्यूशन होगा इसके पास। तो n सॉल्यूशन हमने मान लिए। अब यहाँ पर जो n सॉल्यूशन आपने माने, n रूट्स माने, सॉल्यूशन की जगह n रूट्स कह लीजिए, यहाँ पे n रूट्स आपने एज्यूम किए। तो ये n रूट्स जो आएंगे आपके पास, वैल्यू निकल के आएंगे इस इक्वेशन नंबर 3 की। तो ये सारे के सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, सर्ट्स के भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो उन सब के लिए हम अलग से केस डिफाइन करेंगे कि क्या सिचुएशन हो और क्या कंडीशन हो तो हमें कैसे इसका सॉल्यूशन लिखना, कैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना। तो आइए लिखते हैं। और क्या करता है, स्टेप 4 में सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिए। देन फॉर CF वी हैव क्या लेंगे, केस फर्स्ट क्या किया हमने, केस फर्स्ट, इफ ऑल द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सारे रूट रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। लेट इट बी, मान लो वो क्या है, M1 M2 M3 अप टू Mn, ठीक है। डी में सॉल्व करें तो D1 D2 D3 Dn मान के चल सकते हैं। मान लो ये रूट्स हैं। देन सॉल्यूशन, देन CF ऑफ 2 इज क्या आएगा, y इक्वल टू C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस Cn e की पावर Mnx।
ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ये CF आ जाएगा, या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको। तो ये सॉल्यूशन इस तरीके से लिख सकते हैं जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हों। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये आए कहाँ से, इनके लिए प्रॉपर थ्योरम है, रिजल्ट्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। तो कोई किसी भी बुक में आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। तो जस्ट हमें यहाँ पर इसका वर्किंग रूल सीखना है, जो मैंने स्टेप बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। और जब केस फर्स्ट में सारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हों, एन रूट्स हों किसी इक्वेशन के पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास, तो सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे उसका। मान लो ये रूट्स रिपीटेड हों, रूट्स क्या हों, रिपीटेड हों, तो केस सेकंड क्या बनता है, केस सेकंड व्हेन रूट्स रिपीटेड, रूट्स रिपीटेड, let m1 equal to m2 m1 equal to m2 and mi's are distinct, I greater than 2। ठीक है जी। तो i 2 से बड़ा है, यानी कि n इक्वल टू, और तो i आपके पास ग्रेटर देन 2 है यहाँ पे। तब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज, या CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर m1x। m1 m2 को अगर आप कोई भी वैल्यू दे लें या इसको m मान लीजिए, तो क्या लिख देंगे, e की पावर mx, प्लस जो डिस्टिंक्ट है उनको फिर इसी की मेथड से लिख देंगे, C3 e की पावर m3x प्लस C4 e की m4x एंड सो ऑन Cn e की पावर mnx। तो ये आपके पास इस तरीके से रूट्स रिपीटेड होंगे। मान लो अगर 3 रूट रिपीटेड है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C2x स्क्वेयर e की पावर m1x, या जिनको कॉमन वैल्यू, जो भी कॉमन रूट है वहाँ पे वो आ जाए। और फिर अगर 3 के बाद सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो हम यहाँ C4 C5 इस तरीके से करें। अगर 4 रूट रिपीटेड हैं तो क्या जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब। इस तरीके से आप इस फार्मूलेशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट केस, किसी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं तो किस टाइप के होंगे ये, लेट इट बी m1 जो रूट आया वो कैसा आया, अल्फा प्लस आइटा बीटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और m2 मान लिया कि अल्फा माइनस आइटा बीटा आपके पास है, रूट है। और इसके अलावा m3 m4 और अप टू mn सारे क्या हैं, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट ये हैं। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देन CF विल बी y इक्वल टू C1 e की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा x प्लस में C2 e की पावर अल्फा माइनस आइटा बीटा इंटू x प्लस C3 जैसे एज यूजुअल रियल के लिए केस क्या था, e की पावर m3x एंड सो ऑन Cn e की पावर mnx। अब यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 e की पावर अल्फा x, दोनों से कॉमन आ जाएगा ना, e की पावर अल्फा x, अंदर क्या बचेगा, e आइटा बीटा x प्लस C1 साथ में C1 तो बाहर ही ले लिया, C1 को अंदर रख लो, C1 प्लस C2 e की पावर माइनस आइटा बीटा x आ जाएगा, प्लस ये वाले जो केस हैं यहाँ पर सेम आ जाएंगे ये। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इक्वल टू e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा x इंटू में आपको ये पता है कि e की पावर आई थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, C1 इंटू में कोस बीटा x प्लस साइन आयोटा साइन बीटा x, ये आ जाएगा। प्लस में C2 यहाँ पे आइलर थ्योरम का यूज़ करते हुए क्या लिखेंगे,
कोस बीटा एक्स माइनस आयोटा साइन बीटा एक्स, ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि e की पावर आई थीटा इक्वल टू क्या है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड e की पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसके बराबर होता है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इम्प्लाइज e की पावर अल्फा एक्स इंटू में C1 पर C1 है, कोस बीटा एक्स कॉमन है, तो C1 प्लस C2 क्या आ जाएगा, कोस बीटा एक्स प्लस C1 माइनस C2 यहाँ से, और आयोटा साइन बीटा एक्स। और साथ में क्या चल रहा है, रियल वाला केस है, तो ये साथ में आप रखना इसको, ये आपके पास आ जाए। अब इसको कोई भी कांस्टेंट मान लो, तो इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं, e की पावर अल्फा एक्स इंटू में a कोस बीटा एक्स प्लस आयोटा b साइन बीटा एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस में जो पीछे केस आपने छोड़ा था रियल वाला केस, ये वाला, तो ये आ जाएगा e की पावर C3 e की पावर m3x प्लस c एंड सो ऑन cn e की पावर mnx। तो इट इज़ द सॉल्यूशन फॉर रियल एंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके पास गिवन हो। तो यहाँ पे ये i को यहाँ पे ये, क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू C1 माइनस C2 इंटू आई, दिस इज़ द b, तो ये b का काम करेगा आपके पास। तो इट इज़ द केस 3 अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास कॉम्प्लेक्स रूट। अगर रिपीटेड रूट हो तो तब क्या आ जाएगा आपके पास, जब रूट्स रिपीटेड होंगे, तो जब रूट्स रिपीटेड होंगे, इफ़ कॉम्प्लेक्स रूट आर रिपीटेड, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रिपीटेड, अगर कॉम्प्लेक्स रूट रिपीटेड है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा केस, तब आपके पास ये केस बन जाएगा, मान लो कोई अल्फा प्लस माइनस बीटा ही, लेट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एंड m3 इक्वल टू m4 इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। क्योंकि रूट्स आर रिपीटेड इन पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका, y इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स इंटू C1 प्लस C2, जैसे रियल के केस में किया था, C2x कोस बीटा x प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन बीटा x। और बाकी जो केस आपको पता है कि जैसे रियल के रूट्स हैं या रिपीटेड रूट हैं, तो उनको एज इट फॉलो कर सकते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स रूट रिपीटेड होंगे तब इसको इस तरीके से चलाएंगे। क्लियर? तो जितने रूट्स रिपीटेड हैं तो उतने ही यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज होंगे। n रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करेंगे, n रूट्स रिपीटेड हैं तो तब भी आपके पास n कांस्टेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। केस नंबर 5 या 4 नंबर 4 में क्या है कि जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास सेट्स रूट हों या m1 इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा, m2 इक्वल टू अल्फा माइनस रूट बीटा टाइप के हों, तब इसका सॉल्यूशन या CF क्या लिखेंगे, CF इक्वल टू y इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कोस हाइपरबोलिक x रूट बीटा प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक x रूट बीटा। इस तरीके से इसको लिखेंगे। और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, C1 ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स कोस हाइपरबोलिक x रूट बीटा प्लस C2, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, C1 ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स साइन हाइपरबोलिक x रूट बीटा प्लस C2। तो इनमें से तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है, ऐसी फॉर्म हो सकती है इसकी, ऐसी फॉर्म हो सकती है, ऐसी फॉर्म हो सकती है। ठीक है? अगर रूट रिपीटेड है, इफ रूट्स रिपीटेड, तब कैसे लिखेंगे, e की पावर अल्फा एक्स
और यहाँ से क्या आ जाएगा C1 + C2x। तो इस मेथड को आपने याद रखना, समझना है। x रूट बीटा प्लस C1 C3 कांस्टेंट, यहाँ C1 C2 यूज हो गया तो यहाँ से C3 से स्टार्ट करें, C3 + C4x sin x रूट बीटा। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये सारे केस हमने डिस्कस किए फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फॉर CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। और जब आपके पास इक्वेशंस FD या इंटू y इक्वल टू क्या हो 0। व्हाट इज़ द FD? FD आपको पता है यहाँ पे FD इक्वल टू P0 dn + P1 dn-1 + P2 dn-2 एंड सो ऑन Pn इक्वल टू, दिस इज द FD। ठीक है जी, ये FD है आपका फंक्शन ऑफ D। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल करते हैं हम। आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब आपको ये चेक करना है कि क्या इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड टूगेदर है, या डिग्री 2 है, या y और इसका डिपेंडेंट जो डेरिवेटिव वो डिग्री 1 के हैं। तो सब चीज़ वही हैं। और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसके जो कोफिशिएंट है वो भी क्या है, सब कांस्टेंट है। यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है, -9 है, -11 है, -4 एंड सो ऑन। तो हमें सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे और जो इस तरीके से लिखी हो। तो ये इक्वेशन आपकी 1 ऑलरेडी यहाँ पर राइट हैंड साइड गिवन 0 है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, CF। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, y = CF। यही निकालना बस आपको। PI की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, दिस इक्वल टू 0 है। फंक्शन ऑफ x नहीं है आपके पास यहाँ पे गिवन। तो यहाँ पर CF इज गिवन बाय CF इज गिवन बाय कैसे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं इसकी इक्वेशन फर्स्ट की ऑफ 1। कैसे लिखें, उससे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, सिंबॉलिक फॉर्म भी बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं उसको, या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। कैसे, d/dx को क्या पुट कर लें, कैपिटल D पुट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, d4y - d3y -9d² और -11dy -4y = 0। ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से क्या आ जाएगा, d4 - d³ -9d² -11d -4 इंटू में y = 0। तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि FD इंटू में y = 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है FD = 0 होती है। दैट इज, व्हाट इज FD? FD ये पूरा फंक्शन d4 - d³ - 9d² - 11d -4 = 0। या तो इसको D में लिख लीजिए, या मैंने M में भी बताया था कि इसको M में भी लिख सकते हैं ऐसे, 9m³ - 11m -4 = 0। तो दोनों ही रूप में आप इसको लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है कि इसके रूट निकालने हैं हमें। डिग्री 4 की है ये इक्वेशन, तो 4 रूट आएंगे। अब 4 रूट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है आपके पास, बट यहाँ आपने मेथड्स सीखे हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि 1 पुट करके देख लीजिए, -1 पुट करके देख लीजिए, 0 पुट करके देख लीजिए। तो वहाँ से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिखता हूँ कि जो इसके पास रूट्स आए, रूट्स आर क्या है आपके पास, D = -1 इसके रिपीटेड रूट हैं और -1 इसके क्या है, 3 टाइम्स रूट बनते हैं इस इक्वेशन के, और एक 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 रूट्स हैं क्योंकि 4 डिग्री थी इसकी, 4 ऑर्डर था। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू, और m3 की वैल्यू क्या है, -1, और m4 की वैल्यू क्या है, 4। तो ये है आपके पास। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि रूट्स आर
तो कौन सा केस फर्स्ट बना आपके पास? केस फर्स्ट बना। व्हाट इज? रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। सेकंड केस बना आपके पास ये, केस सेकंड, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन y इक्वल टू, कितने रूट रिपीटेड हैं? 3, तो क्या लिखेंगे? c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेयर इंटू में e की पावर m, या इसको क्योंकि e की पावर m1x, यानी कि जो भी आपके पास ये रूट्स रिपीटेड है उसकी वैल्यू e की पावर -1 और इंटू में x, ये आ जाएगा। और प्लस के c4 m4 की वैल्यू क्या है? 4x। और थोड़ा इससे पहले मैं एक फार्मूला लिखना भूल गया कि दैट इज़ y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेयर इंटू e की पावर mx प्लस c4 e की पावर m4x। व्हाट इज m? m इज द रिपीटेड वैल्यू ऑफ दीज रूट्स। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो और कर लेते हैं क्वेश्चन आपके पास। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब ऑलरेडी ये सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है आपके पास, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है मुझे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? d4 प्लस 5d स्क्वेयर प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि fd को 0 पुट कर देना आपने। दैट इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके फैक्टर बनाने मुझे, तो फैक्टर देखिए डिग्री 4 के हैं, तो आप जैसे सिंपल कर सकें इसको, d4 प्लस के 3d स्क्वेयर प्लस के 2d स्क्वेयर प्लस 6, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। और यहाँ से d स्क्वेयर मैंने कॉमन निकाला तो क्या बन जाएगा? d स्क्वेयर प्लस के 3 प्लस में 2 कॉमन निकाला तो क्या बन जाएगा? d स्क्वेयर प्लस के 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? d स्क्वेयर प्लस 2 और d स्क्वेयर प्लस 3 दिस इक्वल टू 0। अब डिग्री 2 की क्वाड्रेटिक है, तो आराम से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2 आयोटा, और एक आ जाएगी प्लस माइनस √3 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इम्प्लाइज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड distinct। Then solution is, या CF is, क्या आएगा solution? y इक्वल टू क्या आ जाएगा? e रेज टू पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। और यहाँ भी क्या लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन को। अब ये जब 2 रूट्स हैं आपके पास इसके लिए, बट यहाँ 4 रूट्स हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं e रेज टू पावर अल्फा 1x इंटू में c1 c3, अब c3 आएगा कोस बीटा 1x प्लस c4 साइन बीटा 1x, ये आ जाएगा। तो क्या बना मेरे पास यहाँ से? दिस इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस √2 बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 प्लस माइनस। तो अल्फा की वैल्यू 0 है, तो ये रेज टू पावर अल्फा x, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं शायद डायरेक्ट बीटा की पुट कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? c1 कोस बीटा की वैल्यू क्या है फर्स्ट में? √2, तो √2x प्लस में c2 साइन √2x और प्लस में c, यहाँ भी 0 है रूट, तो ये 1 बन गया। तो c3 कोस बीटा 1 की वैल्यू क्या है? √3, तो √3x प्लस c4 साइन √3x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपने समझ लिया कि रूट्स रिपीटेड हों, रियल हों, कॉम्प्लेक्स हों, या कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड हों, तो उनका सॉल्यूशंस कैसे निकालना है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन,
जब राइट हैंड साइड आपके पास गिवन इक्वेशन जो हो तो वर्किंग रूल को ध्यान से करें। वर्किंग रूल अगर आपके दिमाग में तैयार हो जाता है तो आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। थैंक यू।